ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 96 करोड़ से 78 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाले हैं। श्रोताओं, कोरोना की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम पर चर्चा करने और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं चेयरमैन नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन डॉक्टर वीके पॉल और चेयरमैन कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI डॉक्टर एनके अरोड़ा। और सबसे पहले डॉक्टर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरोड़ा, आपके इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ बात करूं। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और डॉक्टर अरोड़ा, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने 96 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी है और जो 100 करोड़ का आंकड़ा है उसके करीब हम पहुंचने वाले हैं। आप इस महत्वपूर्ण और कामयाबी भरे सफर पर क्या कुछ कहेंगे? ये खाली प्रसन्नता का विषय नहीं है, ये बहुत संतोष देने का और पूर्णता का एहसास कराने वाला क्षण है। इसमें समस्त देशवासी अभिनंदन के भागीदार हैं और ये यात्रा ये कोई 9 महीने पहले नहीं शुरू हुई। ये यात्रा पिछले साल फरवरी-मार्च में ही आरंभ कर दी गई थी, एक सोच के साथ कि वैक्सीन आत्मनिर्भरता ही इस देश को कोविड से बचा सकते हैं। और वो यात्रा आज हम जनवरी में जब ये यात्रा शुरू की गई थी, तब किसी को भरोसा नहीं होता था कि इस साल के अंदर हम 100 करोड़ टीके दे देंगे और हम देख रहे हैं कि हम उस लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हैं। जी, और इस बीच डॉक्टर पॉल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर पॉल, 96 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। आपसे जानना चाहेंगे, बहुत जल्दी हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाले हैं, टच करने वाले हैं। इस सफर को आप कैसे देखते हैं? इस सफर को हम देखते हैं कि देश जब एक काम करने की ठान लेता है तो करके दिखाता है। देश के नागरिक, देश की लीडरशिप, देश की साइंस एंटरप्राइज, इंडस्ट्री और सब कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं तो बड़ा काम भी संभव हो जाता है। और ये सबकी एक अचीवमेंट है, सबके लिए गर्व का मौका है और सबका ही ये कंट्रीब्यूशन है इस चीज में। और जैसे अभी डॉक्टर अरोड़ा कह रहे थे कि किसने सोचा था कि स्पीड से भी काम हो सकता है, किसने सोचा था कि ये तो हमारे मेड इन इंडिया वैक्सीन हमें यहाँ तक पहुँच जाएगा, किसने सोचा था कि इसके बाद भी 4-5 और वैक्सीन पाइपलाइन में है, आगे काम जो करना है देश के लिए और दुनिया के लिए। जी, और डॉक्टर अरोड़ा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हमारा सफर रहा है, क्योंकि भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है। शुरुआत की अगर हम दिनों की याद करें तो जिस समय मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनीज ने -70 डिग्री सेल्सियस के पे रखी जाने वाली वैक्सीन उन्होंने स्टोरेज की बात की थी, शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें तो उस समय कितना बड़ा चैलेंज था कि इस हमारे देश में एक कोल्ड चेन के साथ पूरी वैक्सीन को
वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाना, लोगों तक उपलब्ध कराना, और उसमें इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे थे। किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर अरोड़ा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं इसका जवाब देता हूं। जी जी जी। आपने बात कही कि उस टाइम पे जो हमारे सामने वैक्सीन दिखाई दे रहे थे वो सब अल्ट्रा कोल्ड चेन वाले थे, -70 वाले थे। तो क्लियरली उन ऐसे वैक्सीन पे हमें निर्भरता करनी पड़ती तो सिचुएशन मुश्किल ही होती, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये वाली कोल्ड चेन तो हमें एस्टैब्लिश करनी पड़ती, बन जाती ऐसा नहीं है, हम ये भी बना सकते थे, लेकिन डेफिनेटली एक चुनौती होती। लेकिन ये सोचिए ना कि उन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कहाँ थी। आज भी कितने वो वैक्सीन अवेलेबल है, आप सोचिए। अब फाइजर का एक ऑफर है, जैसे एक बहुत छोटी क्वांटिटी का ऑफर रहा है जिसको हम एग्जामिन करते रहे हैं अभी तक, ठीक है कि नहीं। तो वैक्सीन है कहाँ? अगर हमारे देश को बाहर के बने हुए वैक्सीन पे ही निर्भरता करनी पड़ती जी, तो कितने वैक्सीन उपलब्ध हो जाते? कुछ करोड़। इतनी बड़ी जनता को हम तभी वैक्सीन दे पाएंगे जब हम इसमें आत्मनिर्भर होंगे, और आत्मनिर्भर ही नहीं, आत्मनिर्भर के ऊपर का जो लेवल है कि हम दुनिया को दे पाएंगे, ऐसी तैयारी देश ने करी हुई है। अपना काम पूरा करना है जल्दी से जल्दी, अपने जो भी एलिजिबल हमारे लोग हैं उनको टीका लगाना है, और उसके बाद में जो इतना काम इंडस्ट्री ने करके दिखाया है और इतनी उपलब्धता बढ़ेगी इतने सारे वैक्सीन की, वो जो है वो दुनिया के लिए काम आएगी, और वो काम भारत करके भी दिखाएगा। ये वक्त की बात है सिर्फ। बिल्कुल। और डॉक्टर पॉल, अगर हम देखें तो जो 96 करोड़ या 100 करोड़ का जो आंकड़ा होता है, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आज पूरा विश्व हमारे देश की ओर देख रहा है कि किस तरीके से भारत ने वर्ल्ड के सबसे बड़े जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको मैनेज किया है। और अगर हम अपना सबका एक्सपीरियंस शेयर करें तो किसी भी टीकाकरण केंद्र पर जिस तरह की व्यवस्था होती है, जितने व्यवस्थित और साइंटिफिक ढंग से इस पूरे टीकाकरण को ऑर्गेनाइज किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से लोगों को एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म मिला, कोविन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें कि इतनी इजी ढंग से और अपनी चॉइस के हिसाब से लोगों ने सिलेक्ट किया अपने वैक्सीनेशन सेंटर को, अपनी टाइमिंग को, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर हम 97 करोड़ और 100 करोड़ को परिप्रेक्ष्य में डालते हैं तो हमारे सामने जो पिक्चर उभरती है वो ये है कि आज की बात करें, 75% वयस्क हमारे देश के अडल्ट आज एक कम से कम टीका उनको मिल चुका है, 75% को। और ये 75% वयस्क जो हैं सब कामगार हैं, फैमिली वाले हैं, और देश को चलाने वाले हैं, देश की व्यवस्था को चलाने वाले हैं, सब इकोनॉमिक एक्टिविटी को, खेतों में काम करने वाले हैं। ये आज सीरियस कोविड डिजीज और डेथ से लगभग मुक्त हो गए हैं। ये है इसका मतलब, एक डोज के बाद। और जिन्होंने 2 डोज लगा ली है वो 30% लोग हैं आज, वो तो और भी सक्षम हो गए हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ये असर है। ये टीकाकरण सिर्फ नंबर की गेम नहीं है। टीकाकरण जो है ये हमें इस महामारी की प्रकोप और मार से बचाने के लिए सक्षम हो गया है। 75% हो गए हैं, बाकियों को भी अंदर लाना है इस दायरे में और इस कवच के अंदर। तो ये अचीवमेंट है। और ऑब्वियसली इसको करने में जो व्यवस्थाएं बनी उसमें कोविन की भूमिका सबसे बहुत बड़ी है। यूजर इंटरफेस बनी, बेनिफिशियरी जुड़ता है हमारे सिस्टम के साथ, सेशन की प्लानिंग होती है, लोकेशन की व्यवस्था मिलती है, डेटा मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और एडवर्स इफेक्ट को हम मॉनिटर कर पा रहे हैं, आउटकम को भी मॉनिटर कर पा रहे हैं अपने तरीके से। तो ये प्लेटफॉर्म आया। हमारी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की जो कोल्ड चेन की व्यवस्था थी उसमें स्पेयर कैपेसिटी हमारे काम आई। हमारे देश की सिरिंज बनाने की कैपेसिटी हमारे काम आई। हमारे देश में जो ट्रेनिंग पहले मिली हुई थी उसको थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद हमने सक्षम करा कि वो ये टीका भी तरीके से लग जाए। और जैसे थोड़ी सी बात आपने करी कि जो टीकाकरण का जो एक्सपीरियंस है उसको देखो तो कितना वो सिस्टमबद्ध है, प्रोटोकोलाइज्ड है कि आप जाते हो, आपका ये काम होता है, उसके बाद आपको टीका लगता है,
आप वेट करके और फिर टीका लगता है, फिर ऑब्जर्व होते हैं, फिर आप जाते हैं, फिर आप सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आपको एक SMS आ जाती है, फिर आपको रिमाइंडर आता है। ये जो मास्टरी करी गई है SOP की, ये कमाल की बात है। और ऐसे रोज सेशन जो हैं वो आज मान लीजिए 65,000 सेशन थे और हमारी कैपेसिटी है 1,20,000 सेशन करने की। भारत के प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ के पब्लिक सेक्टर ने ये काम करके दिखाया है। और 95% जो टीके लगे हैं वो टीके वो हैं जो कि सरकार ने फ्री मुफ्त मुहैया करवाए हैं। जी बिल्कुल, फ्री प्रोग्राम है ये, और पब्लिक हेल्थ सिस्टम ने इसको डिलीवर किया है। जी। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर हम इस वैक्सीन के सफर की बात करें तो शुरू में बहुत सारी वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर बातें सामने आई, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक विरोधाभास था, लेकिन धीरे धीरे लोगों का रुझान कुछ इस तरीके से देश में बढ़ा कि एक एक दिन में हमने 1 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण किया है। और लोग धीरे धीरे इस तरह से यूथ जब इससे जुड़ा तो ऐसा देखा गया कि लोगों की जो भ्रांतियां थी वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर बिल्कुल दूर हो गई। जैसा कि डॉक्टर पॉल ने कहा कि जिस तरह के इंतजाम किए थे, जिस तरीके के सिस्टमेटिक ढंग से ये पूरा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, वहां पे जाके लोग सेल्फी डाल रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, अपने दोस्तों को मोटिवेट कर रहे थे, और शायद उसी का नतीजा था कि ये फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में हो पाया। मैं यहाँ पर आपको 2 दशक पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगा जी। पोलियो कार्यक्रम में और उसके बाद जो हमारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम है, और फिर मीजल्स और खसरा और रुबेला का जो कार्यक्रम था, उसमें वैक्सीन के प्रति एक हिचकिचाहट, रेजिस्टेंस देखा गया था। और उस अनुभव का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया गया, और इसकी तैयारी की हम इस वैक्सीन लेने में जो हिचक आएगी उसको हम किस तरीके से निपटेंगे, उसकी तैयारी पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ही कर ली गई थी। और ये कार्यक्रम बनाया कि इसको एक जन जागरण का कार्यक्रम जिसमें सारी जनता जुड़ सके वो कार्यक्रम हो, और इसमें रिएक्टिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव है। अगर कहीं पे कोई गलत खबर चल रही है, सोशल मीडिया पे कुछ गलत कहा जा रहा है, तो उसका प्रभाव अधिक होने से पहले ही उसको निरस्त करने का कार्यक्रम बनाया गया। तो ये एक तो बहुत बड़ा हमने जो अनुभव था उसका निचोड़ जो है उसके लिए तैयारी, इस कार्यक्रम के लिए तैयारी की गई थी। दूसरा कि पहली बार दुनिया में और भारत में वयस्कों को टीका लगाया जा रहा था, तो मन में ये पहले से ही था कि बच्चों को टीका लगना एक मामूली सी बात अब हो गई है, ये एक आम बात हो गई है। हर माँ, हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे को प्रतिरोधक शक्ति मिले, लेकिन बड़ों में क्या होगा इस बारे में एक संशय की स्थिति थी, और उसके लिए भी बहुत काम किया गया। और मैं यहाँ खास तौर पे कहूंगा कि मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट है, बाकी जो लोकल वर्नाकुलर मीडिया है, उसने बहुत पॉजिटिव रोल किया। जिस तरीके से आप लोगों ने कोविड से जानकारी पहुंचाई। अब शुरू में जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तो उस समय पहले चिकित्सा से क्षेत्र से जुड़े लोग थे, और हमें ये अंदाजा था कि थोड़ी हिचकिचाहट होगी, क्योंकि 2010 और 2015 में इन्फ्लुएंजा का जब आउटब्रेक हुआ था उस समय भी थोड़ी सी हिचकिचाहट देखी, लेकिन उसके साथ हर एक के साथ एक तरीके से बातचीत की गई, चिकित्सा अधिकारियों से, चिकित्सा कर्मियों से, फील्ड में जो आशा और ANM बहन जी हैं, और वो आते आते, यानी कि जब जनवरी में शुरू हुआ तो फरवरी के एंड तक और अप्रैल के मिड तक आते हुए वो सारी हिचक खत्म हो गई थी। शुरू में लोगों के मन में एक अजीब सा भय था, वो भय क्या है उनको खुद नहीं मालूम था, उनके मन में था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने देखा कि टीका लगा रहे हैं लोग और ये बिल्कुल सुरक्षित है, तो ये जो भय था वो एक विश्वास में परिवर्तित हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जो जन जागरण का कार्यक्रम है वो चलता चला जा रहा है, और हम देखते हैं कि मई आते आते ये एक सैलाब की तरह हुआ, जन जागरण हुआ, लोगों के अंदर उत्साह पैदा हुआ, उत्सुकता हुई कि हम टीका लगवाएं। तो आज हम देखते हैं कि एक दिन में हम 1 करोड़ 2 करोड़ टीके लगा सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर पॉल ने कहा, हमारी क्षमता इतनी है कि एक दिन में हम 2 से 2.5 करोड़ टीके लगा सकते हैं। और इसका कल की बात है कि WHO में
इसको मेंशन किया गया कि भारत दुनिया का एक ही देश है जहां पर एक दिन में 2% पॉपुलेशन, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन जो है करीब करीब 2% है, एक ही दिन में टीका दिया जाता है। ये हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो ये कोई ओवरनाइट का काम नहीं है, ये पिछले कई सालों से जो काम चल रहा था। और लेकिन इस टीकाकरण की तैयारी पिछले साल, जैसे कि मैंने कहा, जून जुलाई से ही शुरू कर दी गई थी और आज हम यहाँ पर पहुंच सके हैं। ये बहुत ही आनंददायक स्थिति है और बहुत संतुष्ट करने वाली स्थिति है। जी। और डॉक्टर पॉल, वयस्कों की वैक्सीन की हमने बात की, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों की वैक्सीन को लेकर उत्सुक हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि बच्चों की वैक्सीन कब तक आ जाएगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमें याद रखना चाहिए कि टीकाकरण के कार्यक्रम में अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो वयस्कों को टीका लगाना हमारा प्रोग्राम का फोकस है। प्रोग्राम में हम कामयाब हो रहे हैं और इसमें हमें और तेज गति और कंप्लीशन करना है विदाउट डिले। जिसको एक डोज भी नहीं लगी वो पहली लगाए, जिसको एक लगे वो दूसरी लगाए। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है महामारी के परिप्रेक्ष्य में टीकाकरण का, क्योंकि जो अफेक्ट होते हैं महामारी में जो वयस्क होते हैं, सीरियस प्रॉब्लम होती है वयस्कों को होती है और अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी उन्हीं में होती हैं। तो हम, और यही वर्ग है जो कि सबसे ज्यादा मोबाइल है। तो इसके बारे में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये काम हमने जल्दी से जल्दी हमने पूरा करना है। हाँ, ये बात सही है कि 18 साल से नीचे भी वैक्सीन लगने शुरू हो गए कई देशों में, ये भी सही बात है। और हम ये जानते हैं कि उनमें भी संक्रमण होता है, संक्रमण हमेशा से होता रहा था, लेकिन माइल्ड डिजीज होती है। ये काम जो है इसको अपने सामने रखकर इसकी तैयारी और सोच बिल्कुल सिस्टम के अंदर चली हुई है। पहली बात यह है कि हमारे पास कौन से वैक्सीन है जो हम लगा सकते हैं बच्चों को। तो हमारे पास एक वैक्सीन अभी सिद्ध हुआ है जो डीएनए वैक्सीन है कि लगा सकते हैं। तो जितनी मात्रा उसमें उपलब्ध है तो सोचा जा रहा है, जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, डॉक्टर अरोड़ा जिसको चेयर करते हैं, वो ग्रुप साइंटिस्ट का ग्रुप है, वो देखेंगे कि क्या इस वैक्सीन का सबसे अच्छा इस्तेमाल वयस्कों की बजाय बच्चों में या एडोलेसेंट में लगाने का है। तो ये फैसला वो देंगे। इसकी एक पर्टिकुलर मात्रा है, लगभग जब हम स्टेडी स्टेट में जाएंगे तो लगभग 1 करोड़ डोज पर मंथ मिलेंगे जी। तो उसका क्या इस्तेमाल हो ये हमें साइंटिस्ट बताएंगे, एक्सपर्ट बताएंगे, और वो पूरे एनालिसिस के बाद हमें सूचीबद्ध इसको तरीके से बताएंगे। दूसरा वैक्सीन अभी कल परसों कोवैक्सीन की बात हुई है कि भाई बच्चों में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया खुली है, उसको एग्जामिन कर लेते हैं कि वहां पे कितनी सप्लाई है। कोवैक्सीन अभी अडल्ट पॉपुलेशन में लग रहा है, वो हमारी प्रायोरिटी है। तो ये सप्लाई साइड होगी तभी हम सोच सकते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कैसे और कब किन बच्चों को, किस उम्र के बच्चों को हम ये टीका लगाएं, ये काम अंदर सोच की तरह से चला हुआ है। और जैसे जैसे बड़ों वाला काम पूरा हो रहा है, जैसे जैसे हमें इसकी साइंस और इसका विज्ञान, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है और अवेलेबिलिटी सामने दिखाई देती है, इन सब को कुल मिला के फिर फैसला बच्चों की तरफ बढ़ाया जाएगा। बच्चों को महामारी से बचाने का आज जो सबसे बड़ा काम हम कर सकते हैं वो उनके अभिभावकों को और अडल्ट्स को वैक्सीन लगा के कर सकते हैं, क्योंकि वो शील्ड जब उनके आसपास होगी तो हमारे बच्चे अफेक्ट नहीं होंगे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों की वैक्सीन के ऊपर? तो डॉक्टर पॉल ने जो कहा उसमें मैं 2-3 चीजें और बोलना चाहूंगा कि बच्चों, हमारी प्रथम प्राथमिकता जैसे बताया कि वयस्क हैं। अरे माता पिता ठीक नहीं होंगे तो फिर बच्चों की देखभाल कौन करेगा? और ये बड़ा क्लियर है पहली लहर से भी और दूसरी लहर से भी कि बच्चों में बीमारी, संक्रमण हो रहा है लेकिन बहुत ही हल्का होता है, गंभीर बीमारी बहुत ही कभी कभी होती है और मृत्यु ना के बराबर है। तो वो हमारे लिए प्राथमिकता में सबसे पहले वयस्क आते हैं। हाँ, बच्चों में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें गंभीर संक्रमण होने की संभावना 3 से 5 गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चों की एक प्राथमिकता की लिस्ट बनाई जा रही है और जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होंगी,
जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जाइडस ज़ाइकोवी डी है, उसके बाद अब कोवैक्सीन है। अगले 4-6 हफ्ते में 2 वैक्सीन और आने की संभावना है। एक सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है, दूसरी बायोलॉजिकल ई की जो बच्चों में जिसका परीक्षण चल रहा है। तो ये हमारे पास बच्चों के लिए पूरी तैयारी की जा रही है कि हर एक स्वस्थ बच्चे को हम अल्टीमेटली टीका दें। कुल मिलाकर हमारे जो बच्चे हैं 44 करोड़ बच्चे हैं, तो इन बच्चों को भी जैसे ही वयस्कों का टीकाकरण खत्म होता है, वह बच्चों का उतनी ही तेजी से और अभियान के तौर पर किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि 2022 की पहली तिमाही में हम सब बच्चों को टीकाकरण कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्चे बीमार हैं और जिनमें गंभीर बीमारी होने की संभावना है, हमें लगता है कि इस साल के अगले 4-6 हफ्ते में शुरुआत करी जा सके। जी बिल्कुल। और डॉक्टर पॉल, इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है, ऐसे में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, साथ ही बाजारों में भीड़ भाड़ की भी संभावना काफी बढ़ गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को किस तरह की सावधानी बरतनी होगी कि त्योहार भी मनाएं और कोरोना से भी बचे रहें। त्योहार का मौसम मिलने जुलने का मौसम है, इकट्ठे होने का मौसम है, और ये त्योहार हमारे सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इन त्योहारों को अगर हम भीड़ में जाएंगे, भीड़ करके मनाएंगे, पंडालों में जाके मनाएंगे, पूजा स्थलों में जाके भीड़ में हम पार्टिसिपेट करेंगे, शामिल होंगे, तो ये काम वायरस के स्प्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल उल्टा है, गलत है। क्योंकि वायरस को मौका मिलेगा फैलने का। ये हमने देखा है, पहले भी कुछ प्रदेशों में त्योहार हुए, खराबी हुई। बाहर के देशों में त्योहार जैसा माहौल बना, चाहे वो स्पोर्ट्स के दृष्टि से हुआ या और किसी से हुआ, फिर कोरोना बढ़ा। हमने ये भी देखा है कि टीका लगाने के बाद भी कोरोना के केसेस बढ़ जाते हैं, सिचुएशन खराब हो जाती है। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि इस बारी के जो त्योहार हैं वो हम पूरे संयम से मनाएंगे। संयम से तात्पर्य यह है कि हम परिवार के अंदर रह के ही इसको मनाएंगे, बाहर हम भीड़ में नहीं आएंगे। हमने बाजारों में भीड़ नहीं करनी है, हम शॉपिंग थोड़े दिनों बाद कर लेंगे, वो मौके आते रहेंगे, त्योहारों के भी मौके आते रहेंगे। मास्क वाला त्योहार होंगे, पूजा हो, चाहे दशहरा हो या दिवाली हो या ईद हो या क्रिसमस हो, हम मास्क वाले ही क्रिसमस मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। हम थोड़ा जितनी भी जरूरत हो उतना ही बाहर निकलिए, फालतू में बाहर नहीं निकलना है। कमरे के अंदर बैठे हैं तो कमरे की खिड़कियां खोल के रखिए, कमरे में ज्यादा लोग मत बैठिए, मास्क लगा के बैठिए अगर लोग और बैठे हुए हैं। ये प्रिकॉशन लेना बहुत ही जरूरी है। अगले 90-100 दिनों में हम अगर ये प्रिकॉशन करते करते हम कोरोना के किसी भी आउटब्रेक को ना होने दें, और जितने आज केस हैं उसे भी नीचे रख लें 1 जनवरी तक, और साथ में वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए, जो कि अभी हमने प्रायोरिटाइज जैसे कहा कि हमने किया हुआ है, तो एक नई सुबह होगी 2022 की जनवरी में, और फिर मौके आएंगे और उन मौकों का इस्तेमाल करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वायरस को इस स्टेज पे इतनी अच्छी सिचुएशन पे पहुंच के हम लगभग उस सिचुएशन में पहुंच रहे हैं कि अपने आप को सेफ महसूस करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आज सेफ नहीं है, आज हम बिल्कुल सेफ नहीं है, और हमें ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम सेफ जोन में पहुंचे हैं। अगर हम ये टाइम निकाल देते हैं, वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लेते हैं, और अच्छी आदतें हम लंबी देर तक करने का भी आदत डाल दें, जैसे कि मास्क पहन के रखना, तो हमारे देश के, हमारे फैमिली के, हमारे समूह के और हमारे पर्सनली सेफ होगा। संयम से ही ये सिद्धि होगी, बिना संयम से सिद्धि नहीं हो सकती। और अब कुछ लिसनर्स कॉल ले लेते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं थाने का, जहां से गुरुनाथ जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी, महाराष्ट्र से गुरुनाथ जी। जी बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अभी जो कोविड की लड़ाई में हम बहुत बेहतर स्थिति में अभी आ गए हैं सर। अभी वैक्सीनेशन का जो 100 करोड़ का जो आंकड़ा है वो अचीव भी कर लेंगे सर जी। तो सर मेरा सवाल है, जो अभी जैसे 100 करोड़, इसमें अगर 100 करोड़ का जो 2-3 दिन में अगर ये आंकड़ा अचीव करते सर, इसमें अगर आपके पास आंकड़े उपलब्ध होंगे तो थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें पहला डोज कितने लोगों को दिया गया है और दूसरा डोज कितने लोगों को दिया गया है। और मेरा दूसरा सवाल है
सर ये जो 12 से 18 जो बच्चों के जो वैक्सीनेशन वो कब तक चालू करेंगे सर? थैंक यू सर। डॉक्टर अरोड़ा, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, तो गुना जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और जो हम लोगों को विश्वास दिलाएगा कि हम लोग जो हमारा चारों तरफ जो सुरक्षा चक्र है कितना पक्का है। तो लगभग 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 टीके मिल चुके हैं और लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको केवल 1 टीका मिला है। और पिछले हम 3 हफ्ते से देख रहे हैं कि पहला और दूसरा टीके की जो आपस में प्रोपोर्शन है वो करीब करीब बराबर है, यानी कि अब दूसरा टीका लगवाने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और अभी आने वाले समय में ये संख्या एक पहला टीका लगवाने वाले से भी बढ़ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा बच्चों में, तो उसका जवाब हमने पहले दिया है कि प्राथमिकताएं बनाई जा रही हैं। जो बच्चों में गंभीर बीमारियां होती हैं वहां से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी जो है टीके बच्चों के लिए इतना जो है वो बीमार बच्चों के लिए जरूरी है और जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको हम अगले साल की पहली तिमाही में शुरू करेंगे। लेकिन अभी एक प्राथमिकता की लिस्ट बनाई जा रही है और बड़ी जल्दी उनमें भी शुरू किया जा सकेगा बच्चों में 12 से 17 साल की उम्र। जी, और बिजनौर से आसिफ चौधरी जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। आसिफ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सभी लोग जागरूक हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और पहली बात यह है सर कि मैंने दोनों डोज लगवा दिए हैं, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन मेरी बीवी के जो डोज लगी है तो उसको थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ सर, बस थोड़ा सा। जी डॉक्टर पॉल। ये मामूली गर्मी महसूस होना या जहाँ पे टीका लगाया वहां दर्द हो जाना, कभी कभी सर दर्द हो जाती है, इसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ये जो साइड इफेक्ट है इसका कोई महत्व नहीं है। आप पैरासीटामोल की गोली ले लीजिए 1-2 दिन ज्यादा से ज्यादा, और हमने देखा है कि ये टीकाकरण में साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर है, 0.000 करके % आती है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ये टीकाकरण जब बच्चों को भी होता था, जीपीटी को लगता था तो थोड़ा दर्द होती है बच्चे को, चटपटाहट होती है, लेकिन बड़ी गेन के लिए, फायदे के लिए ये टीकाकरण बच्चों में भी हम लगा के आए हैं। वो तो और भी नाजुक हैं, और क्या हम थोड़े से मामूली दर्द कभी होता है, वो सबको नहीं होता, ये भी पक्की बात है। जैसे आपको कोई असर नहीं हुआ तो उसको सहना है और खुश रहना है, 2-1 दिन में सब ठीक हो जाएगा। आप समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों से कहेंगे कि आप एक संक्षेप में अपना संदेश जो है हमारे लिसनर्स के लिए दीजिए। सबसे पहले डॉक्टर पॉल। मेरा संदेश ये है कि जो भी आज श्रोता हमें सुन रहे हैं और जिन्होंने एक टीका भी नहीं लगाया है, वो कल ही जाके टीका लगाएं, उसको देर मत करो। टीकाकरण में अब टीकाओं की कोई कमी नहीं है, वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। आपके आसपास बहुत ही आसपास टीकाकरण हो रहा है, थोड़ी सी हिलजुल करिए। डॉक्टर अरोड़ा आपसे चाहेंगे, एक लग गया तो दूसरा लगवाइए। जी डॉक्टर अरोड़ा, आप क्या संदेश देंगे? कोरोना एक मैराथन है, अब हम अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रहे हैं। इस समय थकना नहीं है, हमें संयम रखना है और टीकाकरण लगाए रखना है और कोरोना उपयुक्त व्यवहार बनाए रखना है, जिससे कि आगे आने वाली कोई तकलीफ ना आ सके। जी डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा।